हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम जाति प्रथा पर, कास्ट सिस्टम पर बात करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जाति प्रथा। जाति शब्द की उत्पत्ति का प्रथा 1665 ईस्वी में ग्रेसिया दी ओरेटा नामक विद्वान ने किया था। इसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। जाति की उत्पत्ति ये 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा के द्वारा लगाया गया था और इसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संबंध में किया था। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ होता है मत विभेद या जाति से लिया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है जाति शब्द, और अंग्रेजी भाषा का ये कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मत विभेद या जाति से लिया जाता है। जाति की परिभाषाएं देख लेते हैं। मजूमदार एवं मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। इनके कहने का मतलब है जाति एक बंद वर्ग है। हम जिस जाति में जन्म ले लेते हैं एक बार, उसी में आजीवन जीवन पर्यंत उसी जाति में हम रह जाते हैं, तो जाति एक बंद वर्ग है। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जात कहते हैं। ये परिभाषा कूले ने दी है और ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इरावती कर्वे ने कहा है, जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। इरावती कर्वे ने जाति को विस्तृत नातेदारी समूह माना है और के.एम. कपाड़िया ने परिवार के संबंध में ये परिभाषा दी है, संयुक्त परिवार के संबंध में, और इरावती कर्वे ने जाति के संबंध में ये परिभाषा दी है। ऑप्शन इरावती कर्वे ने जाति को विस्तृत नातेदारी माना है और के.एम. कपाड़िया ने संयुक्त परिवार को विस्तृत नातेदारी के रूप में माना था। अगली परिभाषा दी है वेस्टरमार्क ने। इन्होंने कहा है, अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है। अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है। लुंडवर्ग ने कहा है, जाति एक अनमनीय सामाजिक वर्ग है जिसमें मनुष्यों का जन्म होता है और जिसे वे बड़ी कठिनाई से ही छोड़ सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जिसका जन्म एक जात में हो जाता है, जिस जात में एक व्यक्ति का जिस जात में जन्म होता है, तो वे बड़ी कठिनाई से, यहाँ तक कि वो छोड़ ही नहीं सकते। अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत ही कठिनाई से वे अपनी जाति को छोड़ सकते हैं। जात की विशेषताएं। डॉक्टर घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं बताई हैं और इन्होंने जात की ये 6 विशेषताएं जो बताई हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है विवाह संबंधी प्रतिबंध, पांचवा है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। एग्जाम में कई बार अप्रतिबंधित की जगह प्रतिबंधित करके पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इन्होंने पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव बताया है।
पहला है इनके समाज का खंडात्मक विभाजन। तो इन्होंने पहली अपनी विशेष जात की विशेषता में बताई है कि समाज ये जो है, समाज में जो जातियां हैं वो खंडों में विभाजित हुई हैं, और संस्तरण में ये ऊपर नीचे संस्तरण में है, जो जिनका जैसा कार्य है वो उसी हिसाब से उसी स्थिति पर है। जिनका कार्य उच्च है, ऊंची स्थिति से संबंधित है, वो ऊपर हैं। जिनका कार्य नीची कोटि का है वो निचले स्तर पर है। तो जातियों में संस्तरण विद्यमान है। भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जातियों में भोजन और सामाजिक सहवास पर कुछ जो है प्रतिबंध हैं। जैसे निम्न जाति का व्यक्ति जो है, उच्च जाति के व्यक्ति जो है वो निम्न जाति के घर भोजन नहीं कर सकते हैं, और निम्न जाति का व्यक्ति जो है वो उच्च जातियों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ जाति व्यवस्था में प्रतिबंध बताए गए हैं भोजन और उठने बैठने को लेकर। विवाह संबंधी प्रतिबंध है कि अपनी जाति के अंदर जाति से बाहर विवाह नहीं किया जा सकता, अपनी जाति के अंदर ही विवाह कर सकते हैं। नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। तो जाति के अंदर नागरिकों को कुछ धार्मिक निर्योग्यताएं हैं, मतलब कि वो जो निचली जाति के, जो उच्च जाति वाले हैं वो धर्म से संबंधित ये कार्य करेंगे। जो निचली जाति हैं वो मंदिर में नहीं जाएंगे, किसी कुएं तालाब से पानी नहीं भरेंगे। तो ये सब कुछ निर्योग्यताएं हैं। और कुछ विशेषाधिकार में है कि जिस जाति को जो कार्य दिया गया है वो उसी अपने कार्य को करेगा। तो कुछ विशेषाधिकार हैं और कुछ निर्योग्यताएं हैं कि मतलब इस कार्य को इसे नहीं करना है, जिसके लिए जो कार्य बनाया गया है उस जाति का सदस्य ही उस कार्य को करेगा। तो कुछ निर्योग्यताएं हैं और कुछ विशेषाधिकार हैं। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव है। एक जाति के अंतर्गत हम अपने व्यवसाय को खुद नहीं चुन सकते हैं। उस जाति का जो व्यवसाय निर्धारित किया गया है, जो वंशानुगत या जो जन्मजात उस जाति का व्यवसाय है, जैसे लोहार का काम है, नाई का काम है, तो जो उनके लिए जो व्यवसाय निर्धारित किया गया है वो उसी व्यवसाय का चुनाव करेंगे। अपने मन से वो किसी अन्य व्यवसाय का चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर घुरिये ने जाति की 6 इम्पॉर्टेंट विशेषता बताई है, और इनके द्वारा बताई गई ये विशेषता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। कभी पूछ ली जाएगी कि इन्होंने कौन सी बताई है, कभी पूछ ली जाएगी कौन सी नहीं बताई है। इसी तरह से और कभी पूछ ली जाएगी कितनी विशेषताओं, जात से संबंधित कितनी विशेषताएं घुरिये ने बताई हैं। तो इस तरह कई प्रकार से इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है। हट्टन ने जाति द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 3 भागों में बांटा है। पहला है समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए किया जाने वाला कार्य। दूसरा है जातीय समुदाय के लिए कार्य, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य। तो जे.एच. हट्टन ने बताया है कि जातियों में 3 प्रकार के कार्य पाए जाते हैं। मतलब जातियों में समाज और संपूर्ण राष्ट्र के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो समाज के लिए या संपूर्ण राष्ट्र के लिए किए जाते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केवल अपने समुदाय के लिए जातियाँ करती हैं, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो केवल व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होते हैं। तो इन्होंने जाति के कार्य को 3 भागों में बांटा है जे.एच. हट्टन ने। जाति व्यवस्था के सिद्धांत। जाति व्यवस्था के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला है जाति के परंपरागत सिद्धांत। तो परंपरागत सिद्धांत में बताया गया है कि जातियों की उत्पत्ति, इस सिद्धांत में बताया गया है, इस सिद्धांत का वर्णन जो है गीता में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि किसी विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से परंपरागत सिद्धांत का वर्णन किया गया है। जाति से संबंधित परंपरागत सिद्धांत में ये बताया गया है। और मतलब मुख से
मुख से, भगवान के मुख से अगर ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है तो उन्हें वेद पाठ, पूजा पाठ, इन सब का कार्य सौंपा गया। और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, तो मतलब भुजाएं जो हैं वो बल का प्रतीक हैं, तो उन्हें समाज की सुरक्षा एवं रक्षा का कार्य सौंपा गया क्षत्रियों को। और उधर से वैश्यों का, तो उन्हें भोजन, व्यापार संबंधी और इन सब का कार्य वैश्य को सौंपा गया। और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, तो उन्हें समाज में जो है निचली श्रेणी का स्थान दिया गया और उन्हें जो है समाज में साफ सफाई, इन सब का कार्य सौंपा गया। दूसरा आता है धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक में होकाट और सेनाट आते हैं। जात से संबंधित धार्मिक सिद्धांत होकाट और सेनाट ने दिया है। तो होकाट ने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण की उत्पत्ति धार्मिक नियमों एवं रीति रिवाजों के कारण हुई है। इन्होंने कहा है कि जो धार्मिक नियम बनाए गए हैं कि ब्राह्मण को उच्च स्थान पर रखा गया है, तो जो नियम धर्म के आधार पर एवं रीति रिवाज के आधार पर बनाए गए हैं, तो उस आधार पर जात व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। सेनाट ने कहा है कि कड़े सांस्कारिक भोजन संबंधी वर्जनाओं के आधार पर जात व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। किसी विशेष देवता के अनुयायी स्वयं को समान पूर्वज की संतान मानते थे और अपने देवता को विशिष्ट प्रकार का भोजन श्रद्धांजलि के रूप में भेंट करते थे। समान देवता में विश्वास करने वाले लोग स्वयं को उन लोगों से भिन्न समझते थे जो अन्य किसी देवता के उपासक थे। तो होकाट एवं सेनाट का मानना था कि जात व्यवस्था की उत्पत्ति ये जो है धर्म के आधार पर हुई है। अगला सिद्धांत है व्यवसायिक सिद्धांत। व्यवसायिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में नेस्फील्ड है। नेस्फील्ड ने कहा है केवल व्यवसाय और व्यवसाय के कारण ही जात व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, जात प्रथा की उत्पत्ति हुई है। इनके कहने का मतलब है कुछ जातियों को अच्छे एवं सम्मानित समझे जाने वाले व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। तो जो अच्छे और सम्मानित व्यवसाय करते हैं उन्हें उच्च श्रेणी में रखा है, उच्च जात में रखा गया है, और कुछ व्यक्तियों को जो गंदे व्यवसाय हैं उन्हें सौंपा गया है, तो उन्हें निम्न श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार नेस्फील्ड ने कहा है कि जात व्यवस्था की उत्पत्ति केवल व्यवसाय के आधार पर हुई है। विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जात व्यवस्था का जन्म सामाजिक विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है एबर्टसन। एबर्टसन का मानना है कि जात व्यवस्था का जन्म ये सामाजिक विकास की लंबी प्रक्रिया का एक परिणाम है। वर्तमान जात व्यवस्था के विकास में अनेक तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो विकासवादी या उद्विकासी सिद्धांत से एबर्टसन संबंधित हैं। जात व्यवस्था का राजनीतिक सिद्धांत। जात व्यवस्था के राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं अब्बे डुबाय और घुरिये। जी.एस. घुरिये ने कहा है कि इन्होंने एक परिभाषा दी है, जाति आर्य संस्कृत का ब्राह्मणिक बच्चा है जिसका पालन गंगा यमुना के मैदान में हुआ, जो वहां से भारत के दूसरे भागों में हस्तांतरित किया गया। इस मतलब जात व्यवस्था के राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार जात व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा स्वयं को सामाजिक स्थिति में उच्चतर स्थान पर रखने हेतु आविष्कृत चतुर युक्ति है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि ब्राह्मणों ने अपने को उच्च सामाजिक स्थिति पर रखने के लिए ये चतुर्युक्त सिद्धांत बनाया है। इस उत्तर वैदिक युग के वैदिक साहित्य में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में
आर्य एवं शूद्र के अंतर को द्विज एवं शूद्र के नाम से वर्णित किया गया है। प्रथम 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को द्विज कहा गया। द्विज मतलब 2 बार जन्मा, क्योंकि उनमें यज्ञोपवीत संस्कार होता है जो पुनर्जन्म का द्योतक होता है। शूद्र को एक जाति कहा गया और जाति शब्द का प्रयोग वर्ण के विभिन्न उपागमों के लिए किया गया। तो जाति व्यवस्था का राजनीतिक सिद्धांत ये बताता है कि यह ब्राह्मणों की चतुर युक्ति है। ब्राह्मणों ने ये युक्ति बनाई अपने को जाति व्यवस्था में उच्च स्थान पर रखने के लिए। जाति का प्रजाति सिद्धांत। अगला है प्रजाति सिद्धांत। प्रजाति सिद्धांत ये हर्बर्ट रिजले ने दिया था और इनके इस सिद्धांत मतलब जो ये इन्होंने प्रजाति सिद्धांत दिया, इनके इस सिद्धांत का समर्थन जी.एस. घुरिये और डी.एन. मजूमदार ने किया था। अपने प्रजाति सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि आर्य भारत आने से पूर्व विभिन्न वर्गों में विभाजित थे और जब ये भारत में बस गए तो विभिन्न जातियों में उपजातियों में विभाजित हो गए। अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्यों ने भारत में कुछ व्यक्तियों के समूहों के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया था। ये इन्होंने हर्बर्ट रिजले ने अपने प्रजातीय सिद्धांत में बताया था। तो जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत ये कहता है कि किसी विराट पुरुष, परंपरागत सिद्धांत का वर्णन जो है ये गीता में मिलता है। और धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एवं सेनाट ने बताया है कि धर्म के आधार पर। और व्यावसायिक सिद्धांत में नेस्फील्ड ने बताया है कि केवल व्यवसाय के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। विकासवादी सिद्धांत में एबर्टसन ने बताया है कि ये सामाजिक विकास की लंबी प्रक्रिया है। और राजनीतिक सिद्धांत में बताया है कि यह ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का सिद्धांत है। जाति की विशेषताएं ये महत्वपूर्ण हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी रूप में बदल कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जाति की विशेषताओं को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से जाति की विशेषताओं को 2 भागों में बांटा गया, पहला व्यवस्था के रूप में, दूसरा इकाई के रूप में। तो पहले हम देख लेते हैं व्यवस्था के रूप में। व्यवस्था के रूप में जाति की विशेषताओं में जाति जन्म के आधार पर श्रेणी क्रम है, जाति में सहभोज पर प्रतिबंध है, ये व्यवस्था के रूप में जाति की विशेषता है। जाति में सामाजिक भागीदारी एवं धार्मिक मान्यताओं की वाह्यता है, जाति में बाह्य तथा अस्पृश्य उप स्तर होते हैं। अब देखते हैं जाति इकाई के रूप में। इकाई के रूप में जाति की क्या विशेषताएं हैं। तो इकाई के रूप में जाति एक प्रदत्त परिस्थिति है, जाति अंतर्विवाही इकाई है, जाति निश्चित व्यवस्था होती है, जाति में जाति पंचायत होती है। ये जो है जाति की इकाई के रूप में विशेषताएं हैं। अगला है जाति प्रथा के दोष या हानियाँ। जाति प्रथा के निम्नलिखित दोष हैं। जाति श्रमिक की गतिशीलता में बाधक है, जाति श्रमिक की कुशलता में बाधक है, जाति आर्थिक विकास में बाधक है, जाति राष्ट्रीय एकता में बाधक है, जाति प्रजातंत्र की विरोधी है। तो जाति के कुछ दोष हैं जाति प्रथा के। पहला है कि जाति श्रमिक की गतिशीलता में बाधक है। तो मतलब जाति में जो जाति के व्यवसाय निश्चित किए गए हैं कि इन्हें यही व्यवसाय करना है, तो कुछ लोगों में अलग काम करने का भी हुनर होता है, लेकिन जो है उन श्रमिकों को व्यवसाय के आधार पर, काम करने के आधार पर उन्हें उनके व्यक्तित्व को बाधित किया जाता है। मतलब वो उनके में करने का कुछ दूसरा हुनर है लेकिन उन्हें करना वो पड़ता है। तो ये गतिशीलता में बाधक होता है। श्रमिक की गतिशीलता में, श्रमिक की कुशलता में बाधक है, आर्थिक विकास में बाधक है। मतलब वो अच्छा से अच्छा काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था में ऐसी परंपराएं बन गई हैं कि वो किसी अन्य व्यवसाय को नहीं कर सकते हैं। जाति राष्ट्रीय एकता में बाधक है, जाति प्रजातंत्र की विरोधी है, निम्न जातियों का शोषण होता है,
तो जात व्यवस्था में निम्न जातियों का शोषण होता है। ये सब दोष हैं, इसलिए मैं क्रॉस ऐसे लगा रही हूँ। जाति धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन करती है। जाति समाज का विभाजन करती है। और सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है जाति व्यवस्था से। जात के कारण अस्पृश्यता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। प्रगति में बाधक है। स्त्रियों की गिरी हुई दशा के लिए उत्तरदायी है जाति व्यवस्था। जाति प्रथा के लाभ। तो जाति प्रथा के दोष हैं तो कुछ लाभ भी हैं। तो जाति प्रथा के लाभ के बारे में देखते हैं। जाति समुदाय से संबंधित लाभ है। धार्मिक भावना की रक्षा। तो इनके द्वारा धार्मिक भावना की रक्षा होती है। रक्त की शुद्धता, मतलब इनमें अंतर्विवाह पाया जाता है तो रक्त की शुद्धता बनी रहती है। सामाजिक स्थिति का निर्धारण, संस्कृति की रक्षा, जातीय एकता को प्रोत्साहन। तो जाति के अनेक दोष भी हैं और जाति प्रथा के कुछ लाभ भी हैं। जे छट्टन द्वारा विभाजित जाति द्वारा किए जाने वाले कार्य को इस प्रकार। जे छट्टन ने तीन आधार बताए थे जाति के। पहला इन्होंने बताया था कि समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं जाति व्यवस्था द्वारा। जातीय समुदाय के लिए कार्य किए, व्यक्तिगत जीवन के लिए कार्य। तो इनके द्वारा 3 प्रकार के कार्य। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए कार्य या लाभ। जाति द्वारा जो जात के सदस्यों व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ है। सामाजिक स्थिति का निर्धारण, मानसिक सुरक्षा, व्यवसाय का निर्धारण, वैवाहिक समूह का निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा और व्यवहारों पर नियंत्रण। तो व्यक्तिगत जीवन में जाति के जो लाभ हैं व्यक्तिगत जीवन में, ये जे छट्टन के द्वारा बताए। इन्होंने 6 लाभ बताए हैं। सामाजिक स्थिति का निर्धारण, मानसिक सुरक्षा, व्यवसाय का निर्धारण, वैवाहिक समूह का निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा, व्यवहारों पर नियंत्रण। ये जे छट्टन के द्वारा बताया गया है। आगे इन्होंने बताया संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के लिए जाति के क्या कार्य और लाभ हैं। तो समाज के विकास और रक्षा में सहायक, राजनीतिक स्थिरता, श्रम विभाजन, धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता, दायित्व निर्वाह की प्रेरणा। ये जे छट्टन के द्वारा बताए गए हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने के। आधुनिक समय में जाति व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। तो किस कारण से आ रहे हैं। तो पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के द्वारा जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया है। धन के बढ़ते महत्व के कारण जजमानी व्यवस्था की समाप्ति हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा जाति प्रथा में परिवर्तन आया। प्रजातंत्र की स्थापना से, धार्मिक आंदोलन से। तो इन सब कारणों से जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया है। इसके अलावा यातायात एवं संचार साधनों में वृद्धि। तो यातायात और संचार साधनों में वृद्धि से मतलब आज पहले था जैसे बड़े लोग होते थे तो उनका एक पालकी यात्रा निकलती थी, लेकिन अभी जो है ये ट्रेन या बस इन सब की व्यवस्था होती है। इसमें अब सभी जाति के लोग एक साथ सफ़र कर रहे हैं। तो इन सब के कारण भी जो है परिवर्तन आया है जातियों में। जाति प्रथा, जजमानी प्रथा की समाप्ति हुई है। नवीन कानूनों के प्रभाव से जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। जैसे 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें कहा गया है तो अस्पृश्यता मतलब किसी भी जाति के प्रति भेदभाव नहीं रखता है। जाति पंचायत का ह्रास। पहले जाति पंचायत बहुत कारगर थी लेकिन अभी नहीं है। तो इन सब के कारण जाति व्यवस्था में जो है परिवर्तन आया है। जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन। जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तन में क्या क्या हुआ है। तो ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट हुई है। प्राचीन समय में ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत थी, लेकिन आज आधुनिक समय में ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट हुई है।
जातीय संस्तरण में परिवर्तन हुआ है। पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता मिली है। भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन आया है। जन्म के महत्व में कमी आई है। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन आया है। अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है। तो जातीय संस्तरण में परिवर्तन इसलिए आया है कि आज आधुनिक समय में लोग अपनी काबिलियत के आधार पर, कोई ब्राह्मण है वो चपरासी की जॉब कर रहा है, और कोई शूद्र व्यक्ति है उसने अपनी काबिलियत के आधार पर प्रिंसिपल बन गया या टीचर बन गया। तो इसलिए अब आधुनिक समय में संस्तरण में भी पहले निचली जात का नीचे स्थिति थी, अभी वो अपने काबिलियत के आधार पर ऊंचे उठ रहे हैं। तो इस पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव को कर सकता है। भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन हो गया है। जन्म के महत्व में कमी आई है। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में अब औद्योगिकरण के कारण लोग बहिर्जात विवाह को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। अंतर्विवाह में कमी आई है। अंतर्विवाह अब केवल गाँवों में प्रभावशाली रह गया है। नगरों में जो है बहिर्विवाह या प्रेम विवाह को आजकल ज़्यादा मान्यता दी गई है। अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है। तो कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं, संविधान द्वारा कुछ ऐसे कानून बने हैं जिससे अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है। जातीय समितियों का निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार की जातीय समितियों का निर्माण हुआ है। जातियों के बदलते हुए संबंध, तो अब पहले जैसा नहीं रहा है। गाँव में सिर्फ थोड़ा बहुत अभी गाँव में रह गया है भेदभाव की भावना, छुआछूत ये सब मानते हैं, और बाकी अब सब बदल गया है। जातियों से संबंधित जो संबंध हैं वो बदल गए हैं। जाति व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो मेगस्थनीज ने जाति व्यवस्था के 2 तत्व बताए हैं। पहला तत्व इन्होंने बताया अंतर्विवाह की मनाही। अंतर्विवाह की मनाही, व्यवसाय को नहीं बदला जा सकता है। ये मेगस्थनीज ने बताया है। जाति में व्यक्ति की सदस्यता जन्मजात होती है। मतलब जिस जाति में जो व्यक्ति जन्म ले लेता है वो आजीवन उसी जाति का सदस्य होकर रह जाता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति में रहते हैं, और प्रत्येक जात उपजात में विभक्त है। अपनी उपजात में ही उसे विवाह करने की अनुमति दी गई है। मतलब जैसे ब्राह्मण जात है, तो ब्राह्मणों में कई उपजातियां हैं, जैसे पांडे है, मिश्रा है, उपाध्याय है, शुक्ला है। तो ये कुछ उपजातियां बनी हैं। तो ब्राह्मणों को अपनी ही उपजातियों में, मतलब किसी भी जात के, हर जात की उपजातियां हैं, तो अपनी ही उपजात में विवाह करने की अनुमति दी जाती है जाति व्यवस्था में। आगे है, जात के आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित की जाती है। जाति प्रत्येक व्यक्ति का पद और कार्य जन्म से ही निश्चित कर देती है। तो जो कार्य है व्यक्ति का पद और कार्य, ये वंशानुगत होता है जाति में। तो उसकी स्थिति के निर्धारण वो किस जाति में जन्म ले रहा है उसी के आधार पर की जाती है। प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच कार्यों का विभाजन होता है। बेंस का मत है कि जाति का पेशा परंपरागत होता है, परंतु यह किसी भी अर्थ में आवश्यक नहीं है कि उसी के द्वारा सब या अधिकतर जातियां आज अपनी जीविका निर्वाह कर रही हैं। बेंस के कहने का मतलब है कि जाति का परंपरागत पेशा होता है, लेकिन अब ये आवश्यक नहीं है कि जो पहले जो जातियों का परंपरागत पेशा निर्धारित कर दिए गए, अब अधिकतर जातियां उस आधार पर अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं, ये जरूरी नहीं है।
जोड़ के अनुसार इन्होंने कहा है, जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज और परंपराएं रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का एक सफलतम प्रयास था। जोड़ ने कहा है कि जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट, ये इम्पॉर्टेंट है इनकी परिभाषा, जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज और परंपराएं रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का एक सफलतम प्रयास था। डेंजिल इबर्टसन ने कहा है कि जातियां गिल्डों का परिवर्तित रूप है। इबर्टसन इन्होंने कहा है कि जातियां जो है गिल्डों का परिवर्तित रूप है। उनके विचार में जाति व्यवस्था 3 तत्वों की अंतःक्रिया की उपज है और ये तत्व थे जनजातियां, गिल्ड, धर्म। गिल्ड का अर्थ होता है कि जनजातियां जो थी वो कुछ निश्चित व्यवसायों को अपनाकर गिल्डों का रूप धारण करती थी। जनजातियां जो कुछ छोटे मोटे व्यवसाय को अपनाती थी तो वो एक गिल्ड का रूप धारण कर लेती थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था का पालन नगरों की अपेक्षा अधिक कड़ाई से किया जाता था। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जात अपने सदस्यों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखती है और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयत्न करती है। तो डेंजिल इबर्टसन ने जाति व्यवस्था के 3 तत्व बताए हैं, जनजातियां, गिल्ड और धर्म। तो ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।